मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का अकेलापन। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। 50 वर्षीय सविता जी हल्की सी चाल से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अभी गली के मोड़ से मुड़ी ही थी कि सामने पड़ोस की 2 महिलाएं सुषमा और मीनू दिखाई दी। दोनों महिलाओं की बातचीत पहले धीमे स्वर में हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सविता जी पर पड़ी, उनके होठों ने बुदबुदाना बंद कर दिया। उनकी आंखों में झलकता सवाल और अंदरों पर अधूरी मुस्कान देखकर सविता जी समझ गई कि बातें उनके बारे में ही हो रही थीं। वह नज़रअंदाज करती हुई अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि कानों में कुछ आवाज़ आई। सुषमा फुसफुसाते हुए बोली, देखो तो, आ रही है हमारी सोसाइटी की हीरोइन। फिर मीनू ने नजरें तरेरते हुए कहा, मंदिर जाने का तो बहाना था, काम कुछ और ही कर रही थी। राम राम राम, दिन दहाड़े, ये तो हद हो गई। विधवा होकर भी ऐसी हरकतें। ये सब देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। छी छी, ऐसी औरतें ही सोसाइटी के माहौल को खराब कर देती हैं। फिर सुषमा जोर से बोली, भगवान बचाए हमें ऐसी औरतों से। हम तो अपने बच्चों को इनके जैसे लोगों से दूर ही रखें। सविता जी के कदम ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से दोनों की ओर देखा। मीनू और सुषमा की आवाज़ें अब थोड़ी ऊंची हो चुकी थीं। सविता ने अपनी जगह से ही कहा, कुछ कहना है तो सामने आकर कहिए। सुषमा ने हाथों को कमर पर टिकाते हुए जवाब दिया, अब क्या ही कहें, पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। ये सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी। हम सब परिवार वाले लोग हैं। सोसाइटी का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल पड़ी। पड़ोसन की बातें सुनकर सविता जी का दिल धक से रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि लोगों की सोच इतनी गिरी हुई भी हो सकती है। बिना कुछ जाने समझे एक पल में ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया। भारी कदमों से वो अपने घर की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखें असहजता और अपमान के गहरे भावों से भरी हुई थी। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में सोसाइटी की औरतों की बातें गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब से और क्यों उनकी जिंदगी का हर पहलू दूसरों की निंदा का विषय बन गया था। तभी उनकी 25 वर्षीय बेटी मुस्कान अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। माँ, आज हम दोनों के लिए नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ। आप खाकर बताइएगा कि कैसा है। सविता ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उनका चेहरा उदासी की परछाई में ढका हुआ था। उनकी यादें उन्हें उनके बचपन के उन दिनों में ले जा चुकी थीं, जहाँ उनके हिस्से में केवल दर्द और तिरस्कार ही आया था। जब वह महज 4 साल की थी, उनकी माँ का चेहरा तो जैसे उनकी यादों से धुंधला हो गया था। उन्हें केवल इतना याद था कि उनकी माँ बहुत बीमार थी और एक रात हमेशा के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद पिता ही उसकी दुनिया थे। सविता अपने पिता के साए में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उस सुकून को भी किस्मत ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। जब वह 16 वर्ष की थी, एक सुबह उनके पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह दिन सविता की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया था। पिता की आखिरी सांसों के साथ सविता की जिंदगी की सारी खुशियां भी खत्म हो गईं। पिता जाते जाते केवल एक बात कह गए थे, सविता बेटी, तेरे चाचा चाची का घर ही अब तुम्हारा घर होगा। वो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे। सविता को याद था कि चाचा चाची ने उन्हें अपने घर में जगह तो दी, लेकिन दिल में कभी नहीं। वह घर उसके लिए एक बूचड़ खाने से कम नहीं था। चाचा चाची अक्सर कहा करती, बिन माँ बाप की लड़की है, ज्यादा सिर चढ़ाएंगे तो नाक कटवाएगी। जितना जल्दी घर का काम करना सीखेगी, इसके लिए उतना ही अच्छा होगा। कल को शादी करनी है तो कोई शिकायत ना करे।
चाचा ने भी कभी उनकी बातों का विरोध नहीं किया। सविता को घर का हर छोटा बड़ा काम करना पड़ता। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इन सब के बीच उसका कॉलेज छूट गया। परंतु पढ़ाई का शौक था, इसलिए आगे की पढ़ाई सविता घर पर रहकर करने लगी। सविता की जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी, लेकिन उसमें झुकने का स्वभाव नहीं था। चाचा चाची के घर में रहकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह देर रात जब घर सारे काम खत्म हो जाते तब अपने कमरे में बैठकर किताबों में डूब जाती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उसकी सादगी, ज्ञान और समर्पण देखकर स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत नियुक्त कर लिया। जब सविता ने यह खुशखबरी चाची को सुनाई तो चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्च में भी हाथ बटाना पड़ेगा। जो कमाएगी वो घर में आएगा। सविता को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। नौकरी उसके लिए केवल कमाई का साधन नहीं थी, वह शिक्षा के जरिए बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थी। हर सुबह सविता घर के कामों में लगी रहती। सुबह सुबह घर के सारे काम करके वह स्कूल के लिए निकलती। बच्चों के मासूम सवालों, उनकी जिज्ञासाओं और मुस्कान ने सविता को अंदर से मजबूत बनाए रखा। स्कूल में उसे बच्चों के बीच सुकून मिलता था। महीने की हर पहली तारीख को ही उसकी चाची उससे उसकी तनख्वाह के पैसे मांग लेती थी और सविता बिना कुछ कहे सारा पैसा उसके हाथ में रख दिया करती। कभी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा भी होती तो उसके लिए भी चाची के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह सविता प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि ऑफिस के बाहर एक दुबला पतला युवक गार्ड से बहस कर रहा था। युवक के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। देखिए, मुझे बस एक बार प्रिंसिपल से मिलने दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, युवक ने विनती की। लेकिन गार्ड बेरुखी से बोला, जब तक आपके पास आपका रिज्यूम और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते। अब जाइए, यहाँ कोई बहस मत कीजिए। सविता ने थोड़ी देर यह सब देखा, लेकिन क्लास का समय हो रहा था तो वह आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर वही युवक ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा। इस बार वह सीधे सविता के पास आया। मैडम, मेरा नाम रमन है, मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कल भी आया था लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन मेरा वह बैग जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे थे चोरी हो गया है। मैंने साइंस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखता हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। एक बार मुझे प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। सविता उसकी आवाज़ में सच्चाई महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, चलिए मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवा देती हूँ। युवक की आंखों में राहत की चमक आ गई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो सविता बोली, ये मेरे साथ हैं, अंदर आने दीजिए। धन्यवाद मैडम, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, उसने कहा। सविता उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले आई। उसने अंदर जाकर प्रिंसिपल से कुछ बातचीत की और फिर रमन को अंदर जाने को कहा। उसके बाद सविता अपनी क्लास लेने चली गई। कुछ समय बाद जब वो बाहर आई तो वही युवक रमन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने सविता की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे यह मौका ना मिलता। आपका बहुत धन्यवाद। तो क्या नौकरी मिल गई आपको? सविता ने पूछा। जी, फिलहाल तो मुझे नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज निकलवा कर जल्द से जल्द ऑफिस में जमा करवानी होगी, तभी मेरी जॉब कंफर्म हो पाएगी। रमन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम क्या आप जानती हैं यहाँ आसपास किराए पर कोई घर मिलेगा?
एक कमरा भी मिल जाए तो काफ़ी है। सविता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। उनके घर पर ऊपर का एक कमरा खाली है। वे किराए पर देना चाहते हैं वो कमरा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये बात सुनते ही रमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी मैडम, यह तो बहुत अच्छा होगा। बताइए कब चलना है? सविता ने उसकी तत्परता देखकर कहा, अगर आपके पास समय है तो छुट्टी के बाद चलते हैं। जी मैडम ठीक है, छुट्टी के बाद यहीं मिलते हैं। जब सविता रमन को लेकर घर पहुंची तो बाहर के आंगन में चाची बैठी हुई थी। चाची, यह रमन है। यह हमारे स्कूल में नया टीचर है। इसे किराए पर एक कमरा चाहिए। चाची ने एक पल के लिए रमन को सर से पांव तक घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है देख लो, लेकिन किराया एडवांस चाहिए होगा और बिजली पानी के खर्चे अलग से लगेंगे। रमन ने तुरंत कहा, जी मुझे सब मंजूर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनते ही भड़क उठी थी चाची। अरे वाह, अब मुफ्त में कमरे देने लगे हम। सविता, ये क्या तमाशा है? तुम्हें पता है कि घर का खर्च कितना बढ़ गया है, और ऊपर से तुम ऐसे लोगों को ले आती हो जो किराया भी नहीं दे सकते। और तुम, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई और जगह ढूंढ लो। रमन की ओर देखते हुए चाची ने गुस्से से कहा और अंदर जाने लगी। तभी चाची के पीछे आती हुई सविता ने कहा, चाची ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा है, कोई रह लेगा तो आपका फायदा ही होगा। उन्हें अभी भी नौकरी मिली है, कुछ समय दीजिए, जैसे ही पहली तनख्वाह आएगी ये किराया भी दे देंगे और एडवांस भी। मैं इन्हें जानती हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बात सुनकर चाची ने आंखें तरेते हुए सविता की ओर देखा, फिर कुछ देर सोच कर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर किराया नहीं मिला तो ये कमरा तुरंत खाली करवा लूंगी। दिखा दो इसे कमरा, कहकर चाची अंदर चली गई। जी धन्यवाद, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं कल सुबह मैं गांव से अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। कमरा देखकर रमन ने सविता से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाची थोड़ा सख्त मिजाज की है। सविता ने कहा तो रमन बोला, जी सविता मैडम, मैं आपका इस पूरा ध्यान रखूंगा। दिन बीतने लगे। सविता और रमन के बीच एक सहज दोस्ती सी बन गई थी। जब भी सविता को साइंस विषय में कोई परेशानी होती वह रमन से पूछ लेती। रमन भी बड़े ही धैर्यपूर्वक उसकी समस्याओं को हल कर देता। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। आज भी सविता को साइंस विषय पर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सलाह लेने के लिए वह रमन के पास चली गई। दरवाज़ा खटखटाने पर रमन की धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है। सविता अंदर गई तो देखा कि रमन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। रमन सर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रमन ने बमुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। सविता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई और एक कटोरी में ठंडा पानी डालकर ले आई और रमन के माथे पर गीली पट्टियां रखने लगी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, रमन ने कहा। बस अब और ज़्यादा मत बोलो, आराम करो। इतना कहकर सविता बुखार की दवाई ले आई और पानी के साथ रमन को दे दी। मैडम, आपका इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, सविता ने मुस्कुराते हुए कहा। रमन सविता के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो चुका था। धीरे धीरे रमन और सविता के बीच एक अनचाहा सा रिश्ता बन गया था। इस दौरान सविता ने भी महसूस किया कि रमन नेक दिल होने के साथ साथ एक मेहनती इंसान भी था। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में रमन गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करता था। रमन की इस प्रवृत्ति ने सविता को और भी प्रभावित कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी,
रमन सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि वे ऐसे इंसान हैं जिनके साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे सविता और रमन की आपसी समझ और करीबी बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगे कि उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया, परंतु सविता के घरवालों से उसका हाथ मांगने के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। इसलिए उसने पास में ही किराए पर जगह ले ली, जहां उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया ताकि एक अतिरिक्त आय अर्जित हो सके। इधर सविता के चाचा उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन सविता ने जब उन्हें अपने और रमन के बारे में सब कुछ बताया, फिर तो घर में कोहराम सा मच गया। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटा कर रख दी। मैं कहती थी कि ये लड़की कोई ना कोई गुल खिलाएगी, क्या ज़रूरत थी इसे आगे पढ़ाने की। माँ बाप खुद तो चल बसे और इसे हमारी इज्जत उछालने के लिए छोड़ गए। इस पर रमन ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि वह सविता को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, तो चाची ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया और रमन को धक्के मार कर के घर से बाहर निकाल दिया। सविता ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद तो सविता का उस घर में सांस लेना भी दूभर हो गया था। जल्द से जल्द सविता की शादी करने का फैसला किया। जल्दबाजी में बिना कोई जांच पड़ताल किए एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ सविता की शादी तय कर दी गई। लड़के का नाम गोपाल था। उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन धन की कमी नहीं थी। सविता ने शादी का विरोध किया, लेकिन चाची ने धमकाते हुए कहा, यह शादी होकर रहेगी, चाहे इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद पता चला कि चाची ने उस लड़के से सविता की शादी कराने के बदले उन लोगों से पैसे लिए थे। टूट कर बिखर गई थी सविता। सास ससुर तो थे नहीं उसके, ससुराल में उसके जेठ जेठानी थे। उसके जेठानी हद से ज्यादा चालाक थी। पूरे घर में जेठानी का रौब चलता था। सविता का पति तो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। दुकान पर भी शराब पीकर पड़ा रहता और रात को भी शराब के ठेके से होकर ही घर लौटता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। सविता की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्चे के आगमन से सविता को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ खुशी के पल आएंगे, लेकिन उसी दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। सविता ने पति की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, परंतु 2 महीने अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उसका पति ये दुनिया छोड़कर चला गया। पति की मौत के गम से सविता अभी तक उभरी नहीं थी कि एक और झटका उसे लगा। जब यह पता चला कि उसके पति की बीमारी के दौरान जेठ और जेठानी ने दुकान और मकान के कागजों पर गोपाल से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए थे और अब सब कुछ उनके नाम पर था। इसके बाद सविता को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सविता के पास अब कोई और सहारा नहीं बचा था। मायके लौटने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि चाचा चाची ने शादी के समय ही साफ कह दिया था, ससुराल ही अब तेरा घर है, यहाँ लौटने के बारे में सोचना भी मत। बच्ची को गोद में लेकर सविता सड़क पर आ गई थी। आखिरकार अपने पुराने स्कूल की प्रिंसिपल सुमित्रा मैडम का ख्याल आया। प्रिंसिपल मैडम के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। वो एक समाज सेविका भी थी। जब सविता ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे ऐसी हालत में देखकर प्रिंसिपल भी हैरान रह गई थी। उसके सारे हालात जानकर प्रिंसिपल ने उसकी हर संभव मदद की। न केवल उसे स्कूल में वापस नौकरी दिलवाई, बल्कि स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने का इंतज़ाम भी करवा दिया। आज इस बात को 25 साल बीत चुके थे। इन वर्षों में सविता जी ने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा,
लेकिन अपनी बेटी को कभी कोई कमी नहीं आने दी। मुस्कान ही अब उसकी दुनिया थी। सविता ने ठान लिया था कि उसकी बेटी का जीवन वही खुशियां देखेगा जो उसकी अपनी जिंदगी से दूर हो गई थी। लेकिन 25 साल के बाद सविता की जिंदगी ने उसे एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जब सविता मंदिर गई, वहां की शांत और पवित्र फिजा में भगवान से अपनी बेटी के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करके जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थीं। दाढ़ी और सिर के बालों में से अच्छी खासी सफेदी झांक रही थी, लेकिन आंखों में वैसी ही गहराई और सच्चाई दिख रही थी जैसी 25 वर्ष पहले थी। रमन, सविता ने हैरानी भरे स्वर में कहा। रमन ने सविता की ओर देखा और देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह अपनी जगह पर जैसे ठहर गया। दोनों कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वक्त मानो वहीं थम गया था। सविता, तुम? रमन की आवाज में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था, लेकिन सविता को सफेद साड़ी में देखकर रमन हक्का बक्का रह गया। आप कैसे हैं रमन? फिर कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर रमन ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा तुम छोड़ कर गई थी। तुम कैसी हो सविता? इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे ऐसे यहाँ मिलूंगा। सविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर चलकर बैठते हैं। दोनों मंदिर के बाहर एक किनारे बैठ गए। सविता ने रमन को अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताया तो रमन उसे चुपचाप सुनता रहा। सविता देख पा रही थी कि किस तरह रमन यहाँ वहाँ देखने का बहाना करके अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। सविता का भी कुछ एहसास ही ऐसा ही हाल था। तुमने इतने कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाया, रमन ने भारी आवाज में कहा। फिर सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब शायद मेरी किस्मत में था, लेकिन अब मेरी बच्ची मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ही मुझे सारी तकलीफों को सहन की ताकत मिल जाती है। फिर सविता ने रमन से पूछा, और तुम? अपने बारे में तो कुछ बताओ। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने बारे में क्या बताऊं सविता? तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन से मानो सारे रंग ही गायब हो गए। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी चाह थी। बस तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा था। सविता यह सुनकर सन्न रह गई। तो क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं सविता, तुम्हारे घर वालों ने तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैंने सोचा भी नहीं। सविता और रमन की मंदिर में हुई उस मुलाकात के बाद से सविता की जिंदगी जैसे फिर से ठिहर सी गई थी। अतीत के दर्द जो उसने बड़ी मुश्किल से भुला दिए थे, अब एक बार फिर उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि रमन ने इतने साल उसके बिना यूं ही बिताए होंगे। आज घर पहुंचकर सविता का मन लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। रमन का फिर से उसकी जिंदगी में आना उसे एक अजीब सी राहत भी दे रहा था, और दर्द भी। वह सोच रही थी कि कैसे अपने कठिन समय में भी उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन पड़ोस की औरतों ने उसे और रमन को साथ बैठे हुए बातें करते देखा तो ऐसी ऐसी बातें कहीं जो उसे भीतर तक चीरती जा रही थी। उसके दिल में एक गहरी वेदना थी। तभी उसकी बेटी मुस्कान की आवाज आई, माँ, आप कहाँ गई थी? और आप क्यों रो रही हैं? कुछ हुआ है क्या? सविता जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगी और कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं। लेकिन मुस्कान ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं माँ, कोई बात तो जरूर है। आप बहुत उदास दिखाई दे रही हैं, मुझे नहीं बताएंगी? फिर वह बात पलटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, सोच रही थी कि एक बार कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूं, तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं।
यह बात सुनते ही मुस्कान भड़क पड़ी। क्या माँ, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। और आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करती तेरी शादी के बारे में बात। तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बनाया है? मुस्कान जल्दी से रसोई में गई और चाय के साथ ब्रेड टोस्ट लेकर आई और सविता जी के पास आकर बैठ गई। माँ बेटी दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। फिर मुस्कान अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल गई, लेकिन मुस्कान समझ रही थी कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो उसकी माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मुस्कान के जाने के बाद सविता जी ने फिर से अपनी डायरी निकाली, जिस पर अपने दिल का हाल वो अक्सर लिखा करती थी। अपने दिल का हर एक दर्द, अपनी बीती हुई जिंदगी के अंश और हर कठिनाई जो उन्होंने झेली थी, उसी डायरी के साथ ही साझा किया करती थी। उस दिन के बाद सविता ने खुद को घर के कामों और स्कूल की जिम्मेदारियों में झोंक दिया, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी थी। मुस्कान ने कई बार महसूस किया कि उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही। जब भी सविता डायरी में कुछ लिखती, तो मुस्कान को यह देखने की जिज्ञासा होती कि उसकी माँ उस डायरी में क्या लिखती हैं, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। अक्सर मंदिर में सविता और रमन की मुलाकात हो जाया करती थी। कभी कभार रमन का फोन भी आ जाता और हल्के फुल्के अंदाज में सविता का हालचाल पूछ लेता और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला गहरा होने लगा था। उनकी बातचीत कभी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उन चंद मिनटों में दोनों के बीच की भावनाएं अनकही रह जाती थी। मंदिर में रमन को देखे हुए करीब एक सप्ताह हो चुका था। सविता को चिंता होने लगी थी। पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब रमन का फोन भी नहीं आया तो सविता से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने खुद रमन को फोन किया तो पता चला कि कुछ दिनों से रमन की तबीयत ठीक नहीं थी। सविता ने फोन पर ही रमन का पता पूछा और तुरंत उसके घर के लिए निकल पड़ी। रमन के घर का माहौल शांत था। सविता ने जब दरवाजा खोला तो रमन ने कहा, अरे तुम यहाँ आई हो। सविता ने उसकी ओर देखा। वहां पहुंचकर रमन की हालत देखी तो सविता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। रमन बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। कमरे में दवाइयां तो दूर, ठीक से खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। तुमने डॉक्टर को दिखाया? सविता ने पूछा। नहीं, खुद से ठीक हो जाऊंगा, रमन ने लापरवाही से कहा। तुम भी ना आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 25 साल पहले थे, बिल्कुल लापरवाह। सविता ने गुस्से में रमन को डांटते हुए कहा तो रमन मुस्कुरा उठा। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, सविता ने बड़े हक से कहा। रमन ने थोड़ी नाकुर नुकुर की, लेकिन सविता की जिद के आगे हार मान गया। सविता उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रमन की जांच की और कुछ ज़रूरी दवाइयां लिख दी। सविता ने जब सारी दवाई ली और फिर दोनों घर वापस लौटे। घर पहुंचकर सविता ने रसोई में जाकर हल्का फुल्का खाना बनाया। रमन ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके साफ शब्दों में कह दिया, चुपचाप बैठो, तुमने खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा, अब मेरी बात माननी होगी। जब रमन ने खाना खाया तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। सविता की आंखों में भी सुकून था। वह चाहती थी कि रमन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खाना खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद रमन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सविता तुम्हें सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सविता ने उसकी ओर देखा। क्या बात है रमन? सविता ने धीरे से पूछा। रमन ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीखा और तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे।
लेकिन मैं पूछना था कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सुनकर हैरान रह गई सविता। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। उसने रमन की ओर देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। रमन उसकी खामोशी का अर्थ जान गया था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु यह बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। रमन की बात सुनते ही सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में जैसे विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी उथल-पुथल मची हुई थी। वह सोचने लगी, सोसाइटी की वे औरतें जिन्होंने मंदिर में मुझे रमन के साथ देखकर पहले ही कितनी बातें बनाई थी, वे और क्या-क्या कहेंगी, समाज क्या कहेगा। रिश्तेदार तो पहले ही मेरे अतीत पर ताने कसते थे, न जाने और क्या बोलेंगे। फिर अचानक मन में एक और ख्याल कौंधा, और मुस्कान, और वह इसे कैसे समझ पाएगी। वह मेरे बारे में क्या सोचेगी, कैसे नजरें मिला पाऊंगी मैं उससे। सविता का दिल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे जवाब और सवाल उलझ रह गए थे। रमन उसकी खामोशी को भांप रहा था। सविता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं है। मैं बस यह कहता हूँ कि तुम बिना किसी दबाव के सोचो। तुम्हें जो ठीक लगे बस वही करो। सविता ने उसकी ओर देखा। उसे इस बात का एहसास था कि रमन ने यह बात कहने में कितना साहस जुटाया होगा, लेकिन वह खुद को समझ भी नहीं पा रही थी। रमन, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। ठीक है सविता, बस इतना याद रखना, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सविता रमन के घर से लौटकर सीधी अपने कमरे में चली गई। दिन भर जो खामोशी उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी, वह अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। उसका मन भारी था, जैसे बरसों का दुख और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े हों। शाम को मुस्कान नौकरी से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। मुस्कान समझ गई कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी माँ उसे बताने से कतरा रही है। शाम को सविता बाजार जाने के लिए निकली। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मुस्कान को अपनी माँ की डायरी याद आई। वह कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो माँ को इतनी बेचैन करता है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी अलमारी से निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। पहला पन्ना खोलते ही उसमें लिखा था, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई तकलीफ। लगता है जैसे जिंदगी बार बार मेरी सहनशक्ति का इम्तिहान ले रही है। जैसे जैसे मुस्कान पन्ने पलटती गई, सविता की जिंदगी के सारे दर्द और संघर्ष उसकी आंखों के सामने आने लगे। डायरी का हर एक पन्ना मुस्कान के आंसुओं से भीगता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी बार खुद को टूटने से बचाने की कोशिश की है। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए मुस्कान रुक गई। उसमें लिखा था, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है, लेकिन मर्यादावश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। पढ़ने के बाद मुस्कान ने डायरी वापस अलमारी में रख दी। उसकी आंखें अब भी नम थीं। वह सोच ही रही थी कि कैसे अपनी माँ से इस बारे में बात करे। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे मोबाइल फ़ोन पर पड़ी। इत्तेफाक से सविता जी अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थीं। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि कॉल हिस्ट्री में सबसे ऊपर रमन का नाम था। मुस्कान समझ गई कि ये वही रमन अंकल हैं जिनका माँ ने डायरी में जिक्र किया था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो सविता। मुस्कान ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी मुस्कान बोल रही हूँ। ओह अच्छा,
कोई ख़ास बात थी बेटी? सब ठीक है ना? अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुस्कान ने कहा तो रमन उससे मिलने को तैयार हो गया। मुस्कान ने फ़ोन काट दिया और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जब मुस्कान घर लौटी तो उसने देखा कि सविता भी बाजार से लौट आई थी। मुस्कान बेटा, कहाँ गई थी? बिना कुछ बताए चली गई थी, सविता ने पूछा। मुस्कान कुछ पल चुप रही, फिर सविता के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे आपकी डायरी के बारे में पता है, मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा है। और हाँ, मैंने रमन अंकल से भी बात की, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सविता चौंक गई और अवाक सी बैठी रह गई। फिर मुस्कान बोली, माँ, आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रही, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें और इस जिंदगी में आगे बढ़ें। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए सविता बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। यह समाज, ये रिश्तेदार, ये लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। अब इस उम्र में मैं अपने आप को पाप का भागीदार नहीं बना सकती। अपने लिए कोई फैसला लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी पर भी सवालों का बोझ नहीं डालना चाहती। लोग बातें बनाएंगे, ताने देंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में यह औरत खुद अपना घर बसा रही है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इन सवालों का सामना कर पाओगी? फिर मुस्कान से हैरानी से पूछा, माँ, ये समाज आपके साथ कब खड़ा हुआ था? जब आप सड़कों पर आई थी तब किसी ने मदद की थी, या कोई रिश्तेदार आपको संभालने के लिए आगे आया था? जब आप अपनी मेहनत से खड़ी हुई तो किसी ने आपकी तारीफ की? क्यों आप उन्हीं लोगों की परवाह कर रही हैं जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की? माँ, मुझे पता है कि आपके दिल में कितना दर्द छुपा है। रमन अंकल वो इंसान है जो आपको खुश रख सकते हैं, और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आखिरकार मुस्कान ने अपनी तर्क क्षमता से सविता जी को इस रिश्ते के लिए मना लिया। 2 दिन के बाद सविता असाधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का फैसला किया। सविता ने सोचा कि यह फैसला उनकी और रमन की जिंदगी को एक नई दिशा देगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशियों के रास्ते में समाज कांटे बिछा ही देता है। शाम को रमन किसी काम से सविता के घर आया ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सविता ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पड़ोस में रहने वाली सुषमा और मीनू खड़ी थीं, जिन्होंने पहले भी सविता के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके पीछे सोसाइटी की कुछ अन्य औरतें भी खड़ी थीं। ये क्या सुन रहे हैं हम? इस उम्र में शादी, वो भी तब जब आपकी अपनी बेटी की शादी की उम्र है। क्या आपको शर्म नहीं आती? एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। दूसरी बोली, आप हमारे समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। यहाँ हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं और आप। सविता अवाक खड़ी थी, उसके पास शब्द नहीं थे। रमन ने स्थिति संभालने की कोशिश की। देखिए, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप लोग बेवजह इसे तमाशा न बनाएं। सविता के हाथ कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई, बस, बहुत हुआ। मुस्कान की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थी। अब आप कौन होते हैं हमारी जिंदगी में दखल देने वाले? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी आपके समाज और आपके नियमों के लिए कुर्बानी दी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो क्या माँ ने अकेले संघर्ष किया? क्या कभी किसी ने उनकी मदद की? तब कहाँ था ये समझ? आज मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए एक फैसला लिया है, तो इसमें गलत क्या है? और जब मैं उनकी बेटी इस फैसले के साथ उनके साथ हूँ, तो आप सब क्यों परेशान हैं? मुस्कान की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन मुस्कान ने अपनी बात जारी रखी। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, उस उम्र में मेरी माँ को रंगों से अपना नाता तोड़कर सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने खुद को भुला दिया।
जब मैं बड़ी हो रही थी तो उन्होंने अपने सपनों को कहीं अंदर ही दबा दिया। यहाँ तक कि जब मैं कहती थी, माँ कोई अच्छा कपड़ा पहन लो, तो वो मुस्कुरा कर कहती, छोड़ो ना, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती तो माँ अपने लिए खाना तक नहीं बनाती, ये सोच कर कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। और अब वो मेरी शादी कराना चाहती हैं। सोचिए, अगर मेरी शादी हो गई तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? किसके लिए वो जिएंगी? इसीलिए मैंने तय किया है कि पहले मेरी माँ की शादी होगी, और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। कहते कहते मुस्कान अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। सविता की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। मुस्कान की बातों ने सोसाइटी की औरतों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे अब एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, आगे बढ़ी। सविता बेटी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत करते ही देखा है। मुस्कान बिटिया ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं। हमें क्या, इस समाज को कोई हक नहीं तुम्हारी खुशियों में दखल डालने का। हाँ, शायद समाज को ये सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा कि खुशियाँ उम्र कोई मोहताज नहीं होती। हर किसी को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बात सुनकर बाकी औरतें भी धीरे धीरे सहमत होने लगीं। आपकी बेटी ने जो कहा वो आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कुछ ही समय में माहौल बदल गया। जहाँ कुछ देर पहले ताने और आरोप थे, वहाँ अब समर्थन और सराहना थी। सभी औरतें उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने घर चली गईं। 2 दिन बाद सविता और रमन ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। मुस्कान ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक ले जाने में हर कदम पर उनका साथ दिया। आज अपनी माँ को लाल जोड़े में देखकर वो बहुत खुश थी। इस घटना के बाद न जाने सविता की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे समाज को एक ऐसा संदेश भी मिला कि खुशियों पर सबका हक होता है। लोगों ने न केवल सविता के फैसले को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित भी किया। और मुस्कान, वह तो अपनी माँ की इस नई जिंदगी को देखकर संतोष और गर्व से भर उठी थी। सविता और रमन के घर में अब खुशियों का माहौल था। जहाँ कभी तन्हाई का सन्नाटा पसरा था, वहाँ अब हंसी, खुशी और प्यार की गूंज थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।